बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 20 विनाशकारी बाढ़ 1937। हालांकि बिली पॉल और शेरोन रोज जल्दी ही ठीक हो गए अपनी सर्दी लगने से। होप का निमोनिया हठधर्मिता पूर्वक बना ही रहा। उसने पूरी जनवरी अपनी माँ के घर में बिस्तर पर ही बिताई, अपने लिए कुछ भी कर पाने में असमर्थता की हालत में। बिल अपने काम से लौटकर बच्चों की देखरेख करता, लेकिन दिन के समय उसे उन्हें बच्चों की देखभाल करने वाली के साथ छोड़कर जाना पड़ता। उसने मीडा ब्राय को किराए पर रखा। मीडा लगभग 18 की हो गई थी अब। उसने पिछले मई में ही हाई स्कूल की पढ़ाई को पूरा किया था और अभी तक कोई पूरे समय का काम उसे नहीं मिला था। सो यह उसके लिए एक अच्छा तरीका था कुछ पैसे कमाने का और साथ ही साथ अपने पास्टर की भी सहायता करने का। 1937 की जनवरी के आखिरी आधे हिस्से में एक तूफानी पक्ष संयुक्त राज्यों के उत्तर पूर्वी हिस्से में घुस आया। 2 हफ्तों तक मूसलाधार बारिशें एपलेशियन पर्वत श्रृंखला के लंबे चौड़े पश्चिमी हिस्से पर लगातार पड़ती रही, जहां से पानी बहकर ओहियो नदी में आने लगा। प्रतिदिन ओहियो नदी इंच ब इंच ऊपर बढ़ने लगी। उन तटबंधों के किनारों पर जो जेफरसनविल और लुईविल को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, और बारिश फिर भी बरसती ही रही, कभी कभी बर्फबारी के रूप में भी, लेकिन अधिकतर हिम मिश्रित जलवर्षा के रूप में। आदमी लोग लगातार तटबंधों पर गश्त करने लगे। यदि एक भी टूटता तो सैकड़ों मील तक के खेतों वाली भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती। साथ ही साथ शहर के सभी वे इलाके भी जो नदी के किनारे के निचले स्तर पर थे। तटबंध बहुत पक्के बनाए गए थे, लेकिन वे थे तो मिट्टी ही। वे ऐसे ऊंचे स्तर के पानियों को लंबे समय तक झेल नहीं सकते थे। दिन ब दिन वे तटपथ कमजोर होते चले जा रहे थे। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई, मध्य फरवरी में, जबकि सभी जनाधिकारियों ने खतरे वाले इलाकों में रहने वाले सभी को वहां से खाली करके सुरक्षित स्थानों पर ले जाए जाने का निर्णय किया। सारा दिन सड़कें लोगों से भरी रही थी जो ऊंचे स्थानों की ओर जा रहे थे। बिल का घर और श्रीमती ब्रमबैक का भी घर दोनों के दोनों ऐसे ही संभावित खतरनाक इलाकों में थे। सो बिल को कोई स्थान ढूंढना था अपनी पत्नी को ले जाने के लिए। पहले तो उसने सामान्य अस्पतालों को छाना। दुर्भाग्यवश वे सभी भर चुके थे। इसका मतलब यह था कि उसको अपनी पत्नी और बच्चों को एक अस्थायी अस्पताल में ले जाना था जो कि सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद वह स्वयं भी जन निष्क्रमण प्रयासों में शामिल हो गया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद कुछ लोग अभी भी अपने ही घरों में बने रह गए थे, ज्यादातर इसलिए क्योंकि उनके पास यात्रा करने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। स्वयं सेवक बिना रुके रात भर काम में लगे रहे थे, ऐसे लोगों को ढूंढने की चेष्टा में और उन्हें वहां से निकालने में, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लगभग मध्यरात्रि में कभी इंडियाना की ओर वाला बांध आखिरकार टूट गया, जिसके कारण पानी की एक विशालकाय दीवार जेफरसनविल के निचले इलाकों में घुसती चली गई। शहर का प्रत्येक सायरन एक आखिरी अविलंब चेतावनी का चित्कार कर उठा, आपदा आ गई है। उस वक्त बिल शहर की दूसरी ओर था, लोक सेवा कंपनी के ट्रक में गश्त कर रहा था। उसकी नाव पीछे रखी हुई थी, किसी जरूरत पर तैयार। उसके रेडियो पर एक कॉल आई, बिल, वह हमारी ओर ही ढह गई है, जल्दी करो और अपनी नाव के साथ चेस्टनट स्ट्रीट पर पहुंच जाओ, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब बिल उस रेडियो के बताए गए स्थान पर पहुंचा। कई सारे लोग उग्र पानियों के पार इशारा करने लगे जो घरों के बीच और चारों ओर घूम रहा था। वहां एक माँ और कुछ बच्चे हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मोटर बोट से उन तक पहुंच सकते हो? बर्फीली बारिश और अंधकार में ताकते हुए बिल ने एक घर के पोर्च के ऊपरी खड़ी एक आकृति देखी, उसी जगह के पास जहां तटबंध टूटा था। बहाव उस बाढ़ रोधक दीवार में बने छेद से तेजी से अंदर घुस रहा था और वह घर पानी के थपेड़ों के कारण बुरी तरह हिल रहा था।
हवा के शोर और बाढ़ के पानी की गड़गड़ाहट के बीच बिल को उस स्त्री का मदद के लिए चिल्लाने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। बहाव बड़ा दुष्टतापूर्ण प्रतीत होता था। जो मैं कर सकता हूँ सब करूँगा, मेरी नाव को पानी में उतारने में मेरी मदद करो। इंजन चालू करके बिल ने सीधे उस फंसी हुई औरत की ओर जाने की कोशिश की, लेकिन बहाव बहुत जोरदार था और लगातार उसे रास्ते पर परे धकेल रहा था। सो उसने अपनी नाव को बहाव की उल्टी दिशा में मोड़कर बाढ़ के स्रोत की ओर आगे बढ़ाने की जद्दोजहद करने लगा। उसकी छोटी मोटर और पंखा सीधे आगे बढ़ने को संघर्ष कर रहे थे। जब वह टूटे हुए तटबंध के जितने पास पहुंचने की हिम्मत जुटा सकता था पहुंचा, उसने नाव घुमाई और बहाव के लंबवत दौड़ा दी, जिसके कारण वह अपनी मंजिल की ओर तिरछी रेखा में बहाव के द्वारा पहुंचा दिया गया। वह घर के पहलू से जा टकराया और जल्दी से उसने पोर्च के एक खंभे से नाव को बांध लिया। माँ बेहोश हो गई थी। वह बर्फ जमे पोर्च में पसरी हुई पड़ी थी, दयनीय अवस्था में दिखाई पड़ रही थी, जबकि बर्फीली बारिश ने उसके बालों के उसके सिर से और कपड़ों को उसकी खाल से चिपका दिया था। उसके पीछे दो छोटी लड़कियां खुले हुए दरवाजे के पीछे खौफजदा हाल में छिपी हुई थी। बिल किसी भी तरह उन सभी को उस फिसलन भरे पोर्च से अपनी उछलती हुई नाव पर बिना किसी दुर्घटना के ले आया। उसने अपनी नाव सीधे ऊंची जमीन वाले हिस्सों की ओर दौड़ा दी, जहां उसका ट्रक खड़ा हुआ था, लेकिन शक्तिशाली बहाव धकेल कर उसे अपनी शुरुआती जगह से लगभग 1 मील नीचे की जमीन पर ले गया। कुछ बचाव कर्मियों ने पहले बच्चों को नाव से निकाला। जब उन्होंने बेहोश मां को बाहर निकाला तो वे होश में आ गई। ओ बधैवासी से चीखने लगी, मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची को मत छोड़ो। चौंक कर बिल ने उन 2 छोटी लड़कियों को देखा जिन्हें वह बचाकर लाया था। छोटी वाली भी लगभग 2 साल की थी। खौफ ने उसके चेहरे पर पड़ती बर्फीली बारिश से भी अधिक गहराई तक ठंडी लहर दौड़ा दी। उसने घर के अंदर तो देखा ही नहीं, वह जरूर उसे बर्बादी के लिए निश्चित इमारत के अंदर ही एक नन्हे शिशु को छोड़कर आया है। बिल दूसरे बचाव कर्मियों की ओर चिल्लाकर बोला, मैं वापस जाकर उसके बच्चे को लाता हूँ। आदमियों ने हाँ में सिर हिलाया। बिल ने अपनी नाव घुमाई और बहाव में ऊपर की ओर वापस टूटी हुई बाढ़ रोधक दीवार की ओर जद्दोजहद करके जाने लगा। जब तक वह अपने निशाने तक पहुंच पाता, पोर्च का एक हिस्सा पहले ही जा चुका था और बाकी का घर ऐसा लगता था कि जल्दी ही वह भी जाने पर है। बिल ने पोर्च के बाकी बचे एक खंबे से नाव बांधी और तेजी से अंदर दौड़ गया, बदहवासी के साथ कमरा पर कमरा ढूंढता हुआ। वहां कोई बच्चा न था। इसका क्या मतलब हो सकता है भला? तब उसे यह एहसास हुआ, माँ बचाव कार्य के दौरान पूरे समय बेहोश रही थी। उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी दोनों बच्चियां सुरक्षित हैं। वह जरूर अपनी छोटी वाली बच्ची के लिए बोल रही होगी, मेरी बच्ची। उसके चारों तरफ एक वह मकान गड़गड़ाया और घूमता हुआ गिर गया। छत से प्लास्टर बारिश की तरह गिरने लगा और दीवारें पॉपकॉर्न की तरह फूटकर बाहर निकलने लगी। एक जोरदार कड़कड़ाहट हॉल में गूंज गई। फर्श में जोरदार झटका लगा जैसे ही घर अपनी जगह से हटा, जिससे बिल पास के दरवाजे से जा टकराया। एक और कड़कड़ाहट पहले के करीब पीछे पीछे ही हुई, लकड़ियों के चरमराते के शोर के साथ साथ बाढ़ इमारत को उसकी नींव से ही फाड़कर उखाड़ डालने दे रही थी। हॉल के बीचों बीच भागते हुए बिल ने सामने के दरवाजे बाहर छलांग लगा दी, यह ना जानते हुए कि पोर्च पहले ही घर से अलग हो चुका है। वह सीधा बर्फीले पानी में जा गिरा। खुदा के अनुग्रह से ही उसने पोर्च के किनारे को पकड़ लिया, जिसे लहरें बहाए ले जा रही थी। खुद को पानी से बाहर खींचकर वह हाथ पैर के बल कठिनाइयों से उन अस्त व्यस्त हो चुके पटरों पर होता हुआ अपनी नाव पर पहुंच गया। सुन्न हो चुकी उंगलियों से उसने रस्सी की गांठ को खोला। कुछ ही पलों में वह मकान अपनी नींव से टूटकर अलग हो गया और रात के अंधेरे में बह गया। बिल जानता था कि वे अभी खतरे से बाहर नहीं हैं। उसकी नाव के बाहर लगी मोटर तभी बंद हो गई थी जब वह घर के अंदर ढूंढ ढांड कर रहा था, और अब उसकी कमजोर सी नाव बिना किसी नियंत्रण के बाढ़ग्रस्त सड़कों पर बहती जा रही थी। किसी भी पल वह किसी लहर के द्वारा या किसी पेड़ की डाल के द्वारा पलट दिया जा सकता था। बिल ने खींचने वाली रस्सी को पकड़ा जिस पर बर्फ की परत जमी हुई थी, और उसकी गांठ लगे सिरे को मोटर के फ्लाई व्हील के खांचे में फंसाया।
उसने जोर से खींचा, कुछ नहीं हुआ। उसने फिर खींचा, फिर भी कुछ ना हुआ। उसने कार्बोरेटर का चोक लगाया और फिर से घुमाया, वह फिर चालू ना हुई। इस समय तक इंजन में पानी भर गया था। बार बार बिल ने चालू करने वाली रस्सी से मोटर चालू करने की कोशिश की, जब तक कि उसकी मांसपेशियां बुरी तरह थक ही ना गई। इंजन ने तो जैसे चालू होने से मना ही कर दिया था। इस दौरान बहाव उसे मार्केट स्ट्रीट में ले गया और फिर बाढ़ रोधक दीवार में हुए एक छेद से पार सीधे ओयो नदी में ही ले आया था। खौफ ने बिल को नई ऊर्जा दे दी। बस उससे कुछ ही मिनट आगे ओयो झरने की गर्जनें सुनाई पड़ रही थी। 15 फुट ऊंची लहरें उसके चारों तरफ हिलकोरे मार रही थी। बिल अपना संतुलन बनाए रखने की चेष्टा कर रहा था, जबकि वह उस जिद्दी मोटर से जद्दोजहद कर रहा था। बार बार के प्रयासों के बीच ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे एक आवाज उसे यह कहती हुई सुनाई दे रही थी, अब तुम उन पेंटिकोस्टल लोगों के समूह के बीच ना जाने के अपने निर्णय के बारे में क्या सोचते हो। बिल ने फिर स्टार्टर कार्ड पर झटका दिया, कुछ ना हुआ। वह ओहियो झरने की गर्जनों को ठीक आगे होते हुए सुन रहा था। बर्फीले पानी में घुटनों के बल झुककर, जो कि नाव के तल पर झपाके मार रहा था, बिल ने ठंड में जमती अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर हाथ जोड़े और व्याकुलता के साथ प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मेरे पास एक बीमार पत्नी और 2 बीमार बच्चे हैं जो एक अस्पताल में पड़े हैं। बस कुछ ही और मिनटों में मैं उस झरने के नीचे डूबकर समा जाऊंगा। ओ प्रभु, कृपा करें, मेरी मदद करें। मैं यहाँ नदी पर मरना नहीं चाहता हूँ और अपने परिवार को यूं ही असहाय छोड़ जाऊं। एक ध्यान को दूसरी दिशा में ले जाने वाला विचार उसकी प्रार्थना में विघन डाल गया। ऐसा लगता था जैसे वह अपनी सास को यह कहते सुन सकता था, कचरा। वे कुछ और नहीं बल्कि कचरा हैं। मैं कभी तुम्हें यह अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी बेटी को उनके जैसे बकवास कूड़े के बीच घसीटते फिरो। अपराध बोध से कांपते हुए बिल ने प्रार्थना की, प्रिय खुदा, मैं जानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यीशु, कृपया मुझे दया कीजिए। कृपया इस मोटर को चालू कर दीजिए। हर मिनट झरने की गड़गड़ाहट तेज होती जा रही थी। खड़े होकर बिल ने एक बार फिर इंजन को चालू करने वाली रस्सी को खींचा। इस बार मोटर पुकपुकाई, 2 बार खांसी और फिर चालू हो गई। बिल ने अपनी नाव घुमाई और जितनी तेजी से दौड़ सकता था दौड़ा दी। धीरे धीरे बहाव के विरोध में ही चलते हुए उसकी दूरी बढ़ने लगी, जब तक कि अंततः वह पर्याप्त दूरी तक ना निकल गया झरने से कि वह सुरक्षा के साथ अपनी नाव को इंडियाना वाले किनारे की ओर ना मोड़ सके। वह होवडर्स पार्क के पास उतरा, उस जगह से मीलों दूर जहां से वह चालू हुआ था, लगभग न्यू एल्बनी में। अपनी नाव को एक पेड़ से बांधकर वह जेफरसनविल की ओर वापस पैदल ही निकल पड़ा। यह भोर का समय था, जबकि उसने अपना थका हुआ शरीर अपने सर्विस ट्रक में स्टीयरिंग के पीछे सरकाया। वह तुरंत ही अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के लिए निकल पड़ा, परंतु दूसरा रास्ता लेना पड़ा क्योंकि रास्ता बाढ़ के कारण बंद हो चुका था। उसने एक दूसरा रास्ता पकड़ा, वह भी बंद था। लगभग 1 घंटे तक हताश करने वाले प्रयासों के बाद बिल को यह एहसास हुआ कि उस दिशा में जाने वाली हर सड़क बंद हो चुकी थी। अचानक ही उसके हृदय में डर की एक नई लहर दौड़ गई। क्या सरकारी अस्पताल भी पानी के नीचे समा गया है? वह सरकारी दफ्तरों की ओर भागता हुआ पहुंचा और अपने एक दोस्त मेजर वीकली को वहां पाया। मेजर, क्या अस्पताल भी बह गया है? बिली, उस इलाके में 20 फुट से भी ऊपर तक पानी भरा हुआ है। क्या तुम्हारा कोई वहां पर है? हाँ, एक बीमार पत्नी और 2 बीमार बच्चे। परेशान मत हो, वहां से हर एक निकल गया था। उन्होंने उन सब को एक ट्रेन में चढ़ा दिया था और उन सब को चार्ल्स टाउन के उत्तर में पहुंचा दिया है। ज्यादा बढ़िया तो नहीं, मुझे डर है। जो वहां उपलब्ध था वह बस बैलगाड़ियां ही थी। किसी और ने बताया, मैंने सुना था कि वह ट्रेन पटरियों पर से ही बह गई थी, लैकेंस धारा के ऊपर पुलिया से होकर जब वह गुजर रही थी। मैं सोचता हूँ कि सभी डूब गए। जेफरसनविल और चार्ल्स टाउन के बीच सभी टेलीफोन व तार के खंभे बह चुके थे, सो वहां पर जाए बगैर इससे ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का कोई और जरिया न था। बिल कुछ कर अपने ट्रक में चढ़ा और यूटिका पाइक के रास्ते चार्ल्स टाउन की ओर बढ़ चला, जो कि जेफरसनविल से 12 मील उत्तर में था। लेक सेंस धारा ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह मीलों आगे बढ़ आई थी।
अपने किनारों के ऊपर से निकलकर मक्के के खेतों को दलदलों में बदलते हुए मीलों तक हाईवे को डुबाकर। बिल तेजी से लौटकर वापस जेफरसनविल आया, अपनी नाव गाड़ी पर चढ़ाई, तेल की टंकी को पूरा भरवाया और लौटकर वापस वहां पहुंचा जहां से यूटिका पाइक और ट्रेन की पटरियां पानी के नीचे डूब गई थी। बर्फीली बारिश ओला वृष्टि में बदल गई थी और वे उसकी नाव के तल से टकरा उछल रहे थे। जबकि बिल ने उसे पानी में उतारा, उसने पानी में डूबी पड़ी ट्रेन की पटरियों के साथ साथ बढ़ने का प्रयास किया और 1 मील तक तो बढ़िया रीति से चला, लेकिन जितनी वह नदी धारा के मध्य के पास पहुंचता जा रहा था, उतना ही बहाव उसके विरोध में जोर बढ़ाता जा रहा था, जब तक कि उसने उसे पूरी तरह से रास्ते से भटकाकर बाहर ही न धकेल दिया। जल्दी ही उसने अपने आप को निराशाजनक रीति से दलदले मक्के के खेतों और वन स्थलों के हिस्सों के बीच पूरी तरह खो गया ही न पाया। यह आगे बढ़ने और पीछे लौटने दोनों के लिए ही बहुत खतरनाक हो गया था। जितना अधिक इस बात से उसका दिल दुखता था, उतना ही बिल यह जान गया था कि बिल को तूफान के जाने तक रुकना ही पड़ेगा। उसने एक छोटे टापू के किनारे अपनी नाव लगाई, पेड़ों के तनों से टिकने का स्थान बनाया और आग जलाई। फिर वह बैठकर इंतजार करने लगा और चिंता करने लगा।